क्योंकि हो सकता है आपके प्रिपरेशन में कुछ कमियां रह जा रही हो। अगर आप उनको अभी समझ लेंगे कि ये जो है कमियां हैं मेरी प्रिपरेशन में, इनके ऊपर मुझे ज्यादा काम करना है, तो अल्टीमेटली आपके लिए स्ट्रेटजी एकदम कारगर साबित होगी। केमिस्ट्री में कह नहीं सकते कहां से क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स में कह नहीं सकते कि गारंटीड कहां से क्वेश्चन आएगा। यहां पे अगर आप रिसोर्स की बात करें बायोलॉजी में, देन इज द प्राइम रिसोर्स, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। समझ लो मेरे भाई, कोई टर्म आ गई, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर तो निकाल लिया, लेकिन बाकी ऑप्शंस के बारे में आपको पता नहीं था। अगर मैं ऑप्शन स्विच कर दूं तो वही क्वेश्चन शायद आप ना कर पा रहे हैं। तो हमारे पास जो है जनवरी पूरा महीना है, फरवरी पूरा महीना है, मार्च पूरा महीना है, अप्रैल पूरा महीना है, मोटा मोटा हमारे पास जो है यहाँ पर 120 दिन। समझ लीजिए आप थोड़ा लेट भी स्टार्ट करते हैं तो आप 100 दिन का टारगेट लेकर के चल सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। अभी अगर आपको लगता है दैट यू आर लाइंग एट जीरो, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मैं हमेशा कहता हूं मेरे भाई, जीरो जैसा कुछ भी नहीं होता प्रिपरेशन में। अगर आपको यह भी पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आप जीरो पे लाए नहीं कर रहे हो। इट इज जस्ट अ मिथ। आपको हमेशा कुछ ना कुछ आ रहा होता है, हमेशा कोई ना कोई चैप्टर ऐसा होता है जिसके साथ आपकी सिनर्जी ठीक ठीक बैठी हुई होती है। तो हमारे पास जो है जनवरी पूरा महीना है, फरवरी पूरा महीना है, मार्च पूरा महीना है, अप्रैल पूरा महीना है, मोटा मोटा हमारे पास जो है यहां पर 120 दिन है। समझ लीजिए आप थोड़ा लेट भी स्टार्ट करते हैं तो आप 100 दिन का टारगेट लेकर के चल सकते हैं। अब इन 100 दिनों में आपको पूरा सिलेबस करना है, सिर्फ बायोलॉजी अकेला तो सब्जेक्ट है नहीं। तो मोटा मोटा आप ये मान सकते हैं कि देयर आर 100 चैप्टर्स, उससे कम ही चैप्टर्स हैं, क्योंकि बायोलॉजी में भी कुछ चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर्स गायब हुए हैं, कुछ की लेंथ छोटी हुई है। ओवरऑल अगर आप इजी कैलकुलेशन के लिए देखें तो आपके पास लगभग 100 दिन है और इन 100 दिन में आपको 100 चैप्टर्स करने होते हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इफ यू एम फॉर 360 आउट ऑफ 360, तो भी आप एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स अगर पढ़ेंगे तो आप इस स्कोर को ला सकते हैं। और एक आइडियल स्कोर अगर अभी के लिए लेके चलें तो 350 जो है, ये भी आप एक आइडियल स्कोर के तौर पे मान सकते हैं, और ये 100 दिन के अंदर अचीवेबल है। कैसे अचीव होगा, इसके बारे में ही आज हम पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, जिनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैंडेटरी चीजें। उनके बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूं। जो एकदम एब्सोल्यूट है, जिनको हम छोड़ ही नहीं सकते, गुरुजी इनके बिना तो हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं, वो एलिमेंट्स देख लो। अगर इसके बाद आपके पास वक्त बचता है, अगर आप बहुत जिद्दी हो, अगर आप बहुत मेहनती हो, ये भी आप कर ले जाते हो बहुत जल्दी, इसके बाद अगर आपके पास वक्त बचता है तो आप अलग अलग चीजों पे कूद फांद कर सकते हो, लेकिन उससे पहले एब्सोल्यूट चीजें तो होनी ही चाहिए। एब्सोल्यूट चीजों में आपका आ जाता है लेक्चर। अब ये लेक्चर कोई भी हो सकता है। बायोलॉजी की बात करूं, इट कैन बी वन शॉट। अगर आप मेरे वन शॉट देखना चाहते हैं, जूलॉजी 11th क्लास की जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, बॉटनी पूरी की पूरी अवेलेबल है, 12th क्लास जूलॉजी के भी टॉपिक्स आप टाइप करेंगे आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। समझ लीजिए आप मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर जो है लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। एक बार इन लेक्चर्स को वॉच कर लीजिए एंड शॉर्ट नोट्स बनाइए। पूरी पोथी लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाइए। बॉटनी में तो आपके पास मैट डीजी की किताब भी है, तो उसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स है, सीधा सीधा इनको भी यूज कर सकते हो, या फिर सीधा सीधा एनसीईआरटी में ही मार्किंग कर सकते हो, स्टिकी नोट चिपका सकते हो, कोई अगर आपको एक्स्ट्रा बात समझ में आई है तो। लेक्चर इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। यहां पे टाइम कैसे बचाना है सर बचे हुए वक्त में? मिशन 100 ज्वाइन कर रखा है, साथ साथ देखो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, टाइम जो है बचा करके देखो, 1.5x पे आप आराम से लेक्चर को देख सकते हो और लेक्चर नोट्स को भी साथ साथ रिवाइज कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है पोस्ट लेक्चर, वो है एनसीईआरटी रीडिंग। इसको आप नहीं छोड़ सकते। एनसीईआरटी रीडिंग कम से कम 5 बार आपको करनी चाहिए बिफोर योर नीट एग्जामिनेशन, ये आपको करनी चाहिए। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आपको करने चाहिए पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज कब से कब तक के? अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो 2013 से 2025 के पेपर आप कर सकते हो। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम रीसेंट टू बैकवर्ड्स। यानी अगर आपको 5 साल के पेपर सॉल्व करने हैं तो आप कौन कौन से करेंगे? 2025, 2024, 2023, 2022, 2021। ऑलवेज गो फ्रॉम रीसेंट टू बैकवर्ड्स। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, आप और सालों के पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो 20 के भी कर लीजिए, 19 के, 18 के, 17 के एंड सो ऑन। ऐसे करते करते पहली बार जो नीट का पेपर हुआ था, नीट नाम जब आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट वाज इन 2013। उसके बाद से पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, थोड़ा बहुत आपका ऊपर नीचे हुआ है लेवल, और वो हर साल होना भी चाहिए। एकदम यूनिफॉर्म पेपर तो किसी साल नहीं बनता, क्योंकि पेपर बनाने वाले लोग ही डिफरेंट होते हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी भी पेपर को लेकर डिफरेंट होगी। तो जाहिर सी बात है, ये 2013 के बाद के पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, देन यू आर मोर देन डन। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर टाइम बचता है, समझ लो अगर टाइम नहीं बच रहा है, इतनी ही चीजों को कम से कम 5 बार रिवाइज करिए। 5 बार एनसीईआरटी पढ़ी, लेक्चर नोट रिवाइज किए, 5 बार जो भी पीवाईक्यूज हैं इनको विद एक्सप्लेनेशन आपने रिवाइज किया, विद एक्सप्लेनेशन रिवाइज किया। करेक्ट।
इसके बाद आपको देने हैं मेरे दोस्त टेस्ट। पार्ट वाइज टेस्ट हो सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट हो सकते हैं। कम से कम मान के चलिए अगले 120 दिनों में या 100 दिनों में कम से कम मैं कह रहा हूं 30 टेस्ट तो देने ही देने। हर तीसरे दिन आपका टेस्ट होना चाहिए, हफ्ते में 2 टेस्ट आपके होने चाहिए मिनिमम, बता रहा हूं मेरे दोस्त। इससे ज्यादा अगर आप दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मिनिमम कम से कम 25-30 टेस्ट तो आपके होने ही होने चाहिए। और ये सिर्फ 30 टेस्ट नहीं है, अगर एक टेस्ट में आप मान के चलते हो 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, 180 है, इजी कैलकुलेशन के लिए 200 मान के चलते हैं, 6000 क्वेश्चन है मेरे भाई ये। और सिर्फ 6000 क्वेश्चंस नहीं है, 24000 ऑप्शंस हैं। हर ऑप्शन को भी अगर गौर से देख गए कि कौन सा ऑप्शन उत्तर है तो क्यों, कौन सा ऑप्शन उत्तर नहीं है तो क्यों, तो आप 24000 अलग अलग क्वेश्चन बना गए। टेक्निकली इतना बड़ा गेम है ये। इसीलिए मैं जब भी स्टूडेंट्स को टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करने को कहता हूं, मैं हमेशा डिटेल्ड एनालिसिस करने को कहता हूं। मैं कभी ये नहीं कहता कि शैलो एनालिसिस करो, कि एक बार पेपर आपने दे दिया उसके बाद पेपर को देखिए, ताड़िए थोड़ा सा 5-10 मिनट और आपको पता लग जाएगा कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने मेरे मार्क्स बन रहे हैं, कितने में नेगेटिव मार्किंग हुई। दिस इज नॉट पेपर एनालिसिस, दिस इज स्कोर कैलकुलेशन। आप सिर्फ अपना स्कोर कैलकुलेट कर रहे हो, इसे कोई पेपर एनालिसिस नहीं कहेंगे हम लोग। जब पेपर एनालिसिस की बात आती है, एक एक क्वेश्चन जो आपका सही भी है, समझ लो मेरे भाई कोई टर्म आ गई, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर तो निकाल लिया, लेकिन बाकी ऑप्शंस के बारे में आपको पता नहीं था। अगर मैं ऑप्शन स्विच कर दूं तो वही क्वेश्चन शायद आप ना कर पा रहे हो। उन ऑप्शंस को भी घूरिए कि कल को वही क्वेश्चन, वही ऑप्शन चेंज करके आपको दिया जाए तो आप नहीं बना पा रहे हो अगर, देन दिस इज अ मेस। ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी आपके लिए। हर ऑप्शन में अगर कोई नया शब्द छुपा हुआ है, उस शब्द को ढूंढिए, उसका मतलब जानिए, उस कॉन्सेप्ट को पकड़िए एंड उसे अपनी एनसीईआरटी में या अपने नोट्स में सप्लीमेंट करते रहिए। सप्लीमेंटेशन टेक्निक से हर टेस्ट के बाद आपके नोट्स और पावरफुल होते जाएंगे। और जब आप 20, 25, 30 टेस्ट दे देते हो, जब आप 1000, 1500, 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, आपके नोट्स में अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन आकर के ऐड होती रहती है और आपके नोट्स बहुत ही सुप्रीम लेवल के नोट्स बन जाते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है, इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है मेरे दोस्त, तब आप और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस तो भैया जितनी करी जाए उतनी ही कम है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बाद आप लगा सकते हैं। यानी एब्सोल्युटली मैंडेटरी चीजों में हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले लेक्चर देखेंगे, लेक्चर को एक ही बार देखेंगे, बार बार नहीं। कोई कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा देख सकते हैं, अदरवाइज एक बार लेक्चर देख लिया, लेक्चर से ही दोबारा रिवीजन नहीं करना है, इतना टाइम आपके पास है नहीं। अभी आप वो लिबर्टी खो चुके हो, इतना टाइम हमारे पास नहीं। उस लेक्चर के जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इतना ढंग से बना लो कि बार बार देखने ना पड़े, एक बार में समझ में आ जाए, दोबारा लेक्चर पे ना कूदना पड़े। मैड इजी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या कोई भी किताब पढ़ रहे हो, 5 बार पढ़ो, उसी को बार बार रिवाइज करो, अलग अलग रिसोर्सेज पे मत भागो। 2013 से 25 तक के पेपर सॉल्व कर सकते हो, पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व करने हैं तो 20-21 तक के पेपर सॉल्व कर सकते हो। यस, 5 बार कम से कम इन सारी चीजों का रिवीजन करना है जो ऊपर लिखी हुई है। यानी आपने लेक्चर ले लिया तो लेक्चर नोट्स आप कम से कम 5 बार रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी कम से कम 5 बार पढ़ेंगे, और पीवाईक्यूज में जितने भी क्वेश्चन आपसे बन गए बहुत अच्छी बात है, उनमें देखिए कोई नया ऑप्शन है जो कि आपको नहीं पता था पहले से, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाइए। और आपको लगता है कि कोई ऐसा सवाल जो आपसे गलत हो गया है तो उसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, कुछ नया अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो उसे अपने नोट्स में सप्लीमेंट कर लीजिए। उसके बाद टेस्ट दीजिए, टेस्ट में भी सारे के सारे नए ऑप्शंस को देखिए एंड जो सवाल गलत हुए हैं उनके रीजंस के ऊपर पॉन्डर करिए कि सवाल गलत क्यों हो रहे हैं। यानी टेस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, और टेस्ट एनालिसिस करोगे तो कम से कम आपके 25000 क्वेश्चंस या ऑप्शंस सॉल्व हो रहे होंगे। और इस बचे हुए वक्त में अगर आपने इतना काम कर लिया तो क्वेश्चंस का नंबर देख रहे हो, सिर्फ क्वेश्चन गिन लो, यहां पर 6000 क्वेश्चंस हो गए, और यहां पर 2013 से 25 भी अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आपके कितने साल के पेपर हो गए? आराम से आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, 12 साल के पेपर हो गए। और कई बार ऐसा हुआ है, कई सालों में ऐसा हुआ है कि नीट का पेपर 2-2 बार हुआ है, तो आपके पास मल्टीपल पेपर्स भी होते हैं। यानी 15 पेपर आपको यहां से मिल गए, 3000 क्वेश्चंस आपको यहां से मिल गए, यानी टोटल 9 से 10,000 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ फ्रॉम पीवाईक्यूज एंड टेस्ट। खुद के जो कर रहे हैं वो अलग, जो डीपीपी है वो अलग, मैं सिर्फ अलग टेस्ट और पीवाईक्यूज की बात करूं तो 10,000 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। 10,000 क्वेश्चन यानी 40,000 ऑप्शंस, 40,000 ऑप्शन यानी 40,000 प्रोबेबल क्वेश्चंस आपने इन दिनों में सॉल्व कर लिया, और बहुत आसान है। बायोलॉजी में तो कुछ भी नहीं है। आप अगर मोटा मोटा एक चैप्टर को एक दिन भी देते हैं, आपने एक चैप्टर पढ़ा बायोलॉजी का एक दिन में, और उसके आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो झटपट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं बायोलॉजी में, इतना टाइम नहीं लगता। आप दिन का अगर 7-8 घंटा भी लगाएंगे तो भी एक बायोलॉजी का चैप्टर आप एंड टू एंड पढ़ सकते हैं, और उसको संडे को बैठ करके रिवाइज कर सकते हैं। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ बफर संडे। इसको किल मत करिएगा, इसको टेस्ट के लिए, एनालिसिस के लिए और अलग अलग चीजों के लिए, रिवीजन वगैरह के लिए रखिएगा। तो आपका जो भी प्लान बन रहा है
उसमें से संडे को हटा दीजिएगा। एक आधा लेक्चर हो सकता है आप इस दिन भी ले लें, लेकिन मेन जो आपका संडे होना चाहिए वो रिवीजन के लिए और बाकी सारे कामों के लिए होना चाहिए। करेक्ट। ये है आपका बायोलॉजी का मास्टर प्लान। ये लिख दो कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे उस पे हम लोग वीडियो बना रहे होंगे। ऑलराइट, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय, बेस्ट ऑफ लक।